नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल सारथी से महावीर रावत। इस बार हम लोग आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जो कि काफ़ी सफल किसान हैं, गोपाल दत्त उप्रेती जी, जिला अल्मोड़ा के रानीखेत के रहने वाले हैं और इन्हें एप्पल मैन और उद्यान पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ये विख्याति उनको 2016 में वर्तमान रही सरकार ने उस टाइम जो है उनको नवाजा था इस ख्याति से। कुछ समय पहले उन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया था, आपने देखा ही होगा। 7.1 फीट का उन्होंने धनिया का पौधा उगाया था, जिससे काफ़ी पॉपुलर भी रहे और काफ़ी सफल बागवान है। हम आपको ले चलते हैं, कुछ हमारे प्रश्न हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये विख्याति जो है ली है, किस तरीके से उन्होंने बाग बगीचे लगाए हैं। हम आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा के रानीखेत गोपाल दत्त उप्रेती जी के पास। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आप एक सिविल इंजीनियर थे और आपको एप्पल मैन, उद्यान पंडित, इसकी उपाधि मिली एप्पल के उसमें। ये जो धनिया की फसल उगाने का ख्याल आपके पास कहाँ से आया? हम लोगों का सेब का बगीचा है, तो हम लोग अपने जब शुरुआती दौर पर अपने आप को खर्चे निकालने के लिए बीच में इंटरक्रॉपिंग करते रहते हैं। तो हम प्रतिवर्ष जो है धनिया, लहसुन, तेल, टमाटर और बंद गोभी, शिमला मिर्च इत्यादि सारी सब्जियों का उत्पादन करते रहते हैं। तो ये धनिया प्रतिवर्ष हम लोग उगाते हैं, इसका बीज भी हम लोग डेवलप करते रहते हैं। तो ये मेरे लिए एक प्रतिवर्ष की एक फसल है। जैसे विदेशों में आप गए, वहाँ पर आपने बहुत सारे उद्यान देखे, ये मोटिवेट कैसे हुआ? क्या सिमिलर था हमारे पहाड़ से या हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। यूरोप का जो क्लाइमेट है बिल्कुल उत्तराखंड के क्लाइमेट से बिल्कुल मिलता जुलता है, बल्कि कई जगह में तो मैंने देखा कि हमारा क्लाइमेट उनसे भी बहुत अच्छा है। तो जब मैंने वहाँ के क्लाइमेट को देखा और जो फसलें थी, जो वनस्पतियां वहाँ थी, उसी तरह की सेम वनस्पति हमारे रानीखेत में भी है। पूरे पहाड़ में उत्तराखंड में है। मैंने कई जगहों पूरे पहाड़ का भ्रमण किया, तो मुझे लगा कि जब वहाँ हो सकता तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने इसका एक प्रयास किया। आज आप देख रहे होंगे इस सेब के बगीचे में, और तो आज ये प्रूव हो गया कि हम यूरोप से कम नहीं है। जैविक जो आपने एप्पल तैयार किया अभी, जैविक आपको 1000 पेड़ आपने परचेज किए, बाहर से भी मंगाए, कुछ आपको यहाँ से भी मिले। इसमें प्रशासन का कितना सहयोग रहा आपके साथ? मैंने 2016 में जब बगीचा लगाया था, आप देख रहे होंगे कि हिमाचल से स्वयं के खर्चे पे पूरे जमीन ली और पूरा अपना सारा पानी के टैंक से बाउंड्री सब कुछ किया। और जब उस वक्त सरकार ने कहा भाई आपको हम एप्पल मिशन में ले रहे हैं, तो फिर हमने एक 25% के हिस्से में उत्तराखंड एप्पल मिशन के तहत भी 1000 पेड़ लगाए रूट स्टॉक के, और आज वो भी अच्छी फसल दे रहे हैं। तो उसी एप्पल मिशन को सरकार ने जो है आज प्रदेश में चला है, जिससे बहुत सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये कि टेक्नोलॉजी एप्पल रूट स्टॉक की क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे कम जमीन पे कैसे हम लोग ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ये बातें उस वक्त की सरकार को हमने समझाई और उस वक्त सरकार ने इस बातों को समझा और इन बातों को समझ के उन्होंने इस योजना को पूरे प्रदेश के अंदर जो है लागू किया। शुरुआती दौर में किस किस टाइप की परेशानी आपको आई यहाँ पर? शुरुआती दौर पर तो बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, सारी जमीनें बंजर हैं, सब में बहुत सारे पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। उन पेड़ को काटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सभी के लोगों के लिए आज भी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, सुझाव भी दूंगा कि नाप भूमि के अंदर अगर कोई चीड़ का पेड़ है तो किसान को उसको बिल्कुल अनुमति तुरंत दी जानी चाहिए। ऐसा कोई कानून राज्य के अंदर पारित होना चाहिए, ताकि किसान बहुत ही चीड़ के पेड़ को उखाड़ के अपनी भूमि पर, नाप भूमि पर कोई भी बगीचा स्थापित कर सके और किसान को इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पर है। जैसा कि आपका कहना है कि पहाड़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है खेती में, उसके बावजूद भी यहाँ के जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, बेचारे सब फैक्ट्रियों में या घरों में नौकरी करने को तैयार हैं, लेकिन खेती में नहीं रुकना चाहते हैं। क्या उनकी परेशानी हो सकती है? मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी एक्सपोजर की जरूरत है। हम लोग भी पहले महानगरों में करते थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। लेकिन जब हमने इसको बाहर गए और इसको देखा तो हमारा माइंड बदला। तो आज जैसे हमारा बगीचा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान आए, बहुत सारे नौजवानों ने इस बगीचे को देख करके अपने बगीचे स्थापित कर लिए। तो देखना, सेइंग इज बिलीविंग कहते हैं। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप किसी बात को ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है।
जब आप देखोगे तब आप फिर आप उसका एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें फायदा है या नुकसान है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब इस बगीचे के लगने के बाद जो नौजवानों के मन में ये बातें उठ रही थी वो सारी समाप्त हो गई हैं। और इस तरह के अगर मैं चाहता हूँ हर तहसील में अगर जिले में 1-2-4 बगीचे भी लग जाएंगे तो सारे प्रश्नों पर विराम लग जाएगा और उद्यान की तरफ हमारा जो नौजवान है कृषि और उद्यान की तरफ जरूर रुख करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मुनाफे का कोई भी सौदा या कोई भी रोजगार नहीं हो सकता, खास तौर पर हम उत्तराखंड के लोगों के लिए। सवाल ये आता है कि विषमताएं हैं यहाँ पर, भौगोलिक विषमताएं हैं बहुत ज़्यादा, और जो नई तकनीक है, नए इक्विपमेंट्स हैं, नए साधन आ रहे हैं खेती के, सरकार क्या उनको मुहैया ही नहीं करा पा रही है या लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है? लोग क्यों नहीं जाना चाहते हो अपने पैतृक ही जो उनकी खेती करने का तरीका है उसी पर अटके पड़े हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जहां तक है कि भाई पैतृक खेती से हटेंगे कब लोग, जब या तो उनको एक्सपोजर मिले, कोई व्यक्तिगत प्रगतिशील किसान के पास हमारे युवा लोग जाएं, या किसी ब्लॉक में या तहसील में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हों जिनको देख करके वहां का जो युवा है वो देख के प्रेरित हो, या फिर सरकार के पास कुछ ऐसे डेमो ऑर्चर्ड्स हों या कुछ ऐसे दिखाने को हो जिससे हम अन्य किसानों को प्रेरित कर सकते हैं। तो जहां तक सवाल अभी है, सरकार के पास तो ये बात भी सच है, अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन इस सिस्टम को, इस बागवानी और कृषि को अगर हम पूरे राज्य स्तर पर अगर फैलाना चाहते हैं तो सरकार को भी इसमें आगे आना होगा। सरकार को किसानों के साथ मिल करके और एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि क्या आज के समय में कौन सी चीजों को हम लगाएं परंपरागत से हट करके, जिससे एक हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं, उन हाई वैल्यू क्रॉप्स को हम लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी, क्योंकि जोत भी बहुत कम है। तो कम जोत में कैसे हम कौन सी ऐसी चीजें लगाएं जिससे हमारे लिए किसानों की अधिक से अधिक आमदनी हो सकती है। और जहां तक इक्विपमेंट की बात है तो इस वक्त सरकार ने बहुत सारे कृषि का आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सरकार बहुत सारे हमारे ट्रिलर दे रही है, वीडर दे रही है, कटर्स दे रही है, तो इसकी मुझे लगता है बहुत सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। तो इसकी मुझे नहीं लगता आज इसकी कोई कमी है, हर ब्लॉक लेवल पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और जो है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की किसानों की जरूरत है, थोड़ा विभाग को अपडेट करने की आवश्यकता है। और अगर विभाग और प्रगतिशील किसान अगर ये दोनों आपस में बैठ करके कोई पॉलिसी बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि राज्य के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल उभर के आ सकता है। उत्तराखंड को 20 साल हो गए पृथक राज्य बने हुए हमारे उत्तराखंड राज्य को, और अगर हम तुलना करते हैं हिमाचल के साथ इसकी, तो उसमें सारे ही कहते हैं, खैर आपको तो अनुभव है, हम उनसे कितने पिछड़ गए अभी भी। कारण क्या हो सकते हैं इसके? इसमें हमारी राजनीतिक जो दूरदर्शिता है उसका भी अभाव रहा। हिमाचल देखिए, जब शुरू में अलग हुआ पंजाब से, उस वक्त का हिमाचल बहुत पीछे था उत्तराखंड, उस वक्त के उत्तराखंड से। लेकिन वहां पे एक परमार जैसे पहले मुख्यमंत्री बने जो विजनरी एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रदेश को नई दिशा दी। उन्होंने उद्यान को, फल उद्यान को, सेब के उद्यान को एक प्रमुखता के साथ लोगों को उससे जोड़ा, लोगों को प्रेरित किया। उसी तरह के एक मूवमेंट की, एक आंदोलन की यहाँ जरूरत है। और अगर यहाँ होगा तो निश्चित रूप से हम लोग हिमाचल से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है हिमाचल से कई गुना अच्छा है। हमारे यहाँ जैविक, आज हिमाचल सबसे प्लस पॉइंट यह हिमाचल से आज हमारा उत्तराखंड ऑलमोस्ट एक तरह से बाय डिफॉल्ट हम ऑर्गेनिक है। हमारी जमीनें एकदम से बैरन लैंड है, वर्जन लैंड है, जिसकी वजह से हम अगर जैविक पे काम करते हैं तो हिमाचल से हमारा किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और हिमाचल से ज्यादा यहाँ पे स्कोप है। और हिमाचल की जहां तक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल जब शुरुआती दौर में परमार जी ने वहां पे लगाया तो ज्यादातर प्लांटिंग मटेरियल तो उत्तराखंड से गया। चौबटिया हमारे रानीखेत से वहां पर प्लांटिंग मटेरियल गया। जब मैं ये सवाल आपसे करता हूं, जब हमारे प्लांटिंग मटेरियल से जो रानीखेत में जो पौधे तैयार किए गए, अगर आज उन पौधों की वजह से हिमाचल की तकदीर और तस्वीर बदल सकती तो उत्तराखंड की क्यों नहीं बदल सकती? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। आप, एक आखिरी सवाल है, जैविक का जहाँ पे नाम आता है, आप जैविक खेती के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और क्यों लोग आए जैविक में? क्या फायदे हैं इसके? क्या मार्केट में इनको क्या अच्छा, कैश क्रॉप में इनको अच्छा पैसा वापस रिटर्न मिलता है, या खेत हमारे सेव होते हैं? क्या ऐसा क्या खास है? देखो, जैविक आने वाला भविष्य भी जैविक का है। लोग केमिकल के फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड से कई तरह के तमाम कैंसर, अन्य तरह की बीमारियां हो रही हैं। आज हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया है और उत्तराखंड में इस जैविक की बहुत अपार संभावनाएं हैं। अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो हमको दाम भी ज्यादा मिलते हैं। आज हम देख रहे होंगे हमारा जो यहाँ पे जैविक सेब है 250 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो हिमाचल का सेब नहीं बिक रहा है। तो ये बात भी सिद्ध हो गई है कि जैविक में आमदनी किसान की 1.5 से 2 गुना रासायनिक खादों का प्रयोग करने के बजाय अगर हम अपने परंपरागत खादों का प्रयोग करते हैं
और जो हमारे नेचुरल अगर हम पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं तो आपको आज उसके दाम भी दुगने देने के लिए मार्केट में लोग बैठे हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होती, हमारी सॉइल भी दूषित नहीं होती, जिससे बीमारियां भी कम लगती हैं। तो मैं तो कहूँगा निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जैविक की ओर जाना चाहिए। यही एक साधन है जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और नौजवानों को जैविक के प्रति जो उनका जो एक आकर्षण होगा वो तभी पैदा होगा जब उनको लगेगा कि उनको बहुत अच्छे दाम यहाँ पे मिल रहे हैं। अन्य खेत किसानों के मुकाबले में जैविक किसान को जब ज्यादा रेट मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं वो इस ओर प्रेरित होंगे और उनको फायदा भी होगा। जहाँ पे सवाल कई लोगों का सवाल उठता है, या शायद आपने भी कई बार कहा है ये बात, कि जैविक खेती खर्चीली ज्यादा है बजाय की केमिकल खेती से। वो कैसे फुलफिल होता है कि हम उसको कैसे मार्केट में कम्पीट करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी नेचुरली है। देखिए, एक आप देखेंगे हमारी जो हम पुराने जैसे हम देखते थे हमारे दादा परदादा के समय में, हम लोगों को पुराने ही तरीके पे जाना होगा। उस वक्त हमारे घर में गाय होती थी, भैंसें होती थी, हर एक घर में एक बैल की एक जोड़ी होती थी। आज हमें क्या है, अगर जैविक के लिए हमको पशुधन जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे पास पशुधन होगा तो हम ये सब काम कर पाएंगे। और ये बात जरूर है, वो इसीलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि जहां पर अगर 1 किलो में अगर हम किसी यूरिया या एनपीके का हम पूर्ति कर सकते हैं, वहां पे हमको 20 से 50 किलो गोबर देना पड़ता है। उस गोबर की आपूर्ति के लिए हमको पशुओं के पालने की आवश्यकता होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड उससे भी किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान पशु पालेगा, उसको खाद के खर्चे बढ़ जाएंगे, उसको दूध मिलेगा, वो दूध बेचेगा, घी बेचेगा। तो यानी कि आमदनी तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा किसान की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जैविक से अपने जो है किसान जो भी आपके उत्पाद हैं आप उनसे भी आमदनी दुगुना कर सकते हैं। फिर आप दूध पशु पालेंगे तो दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, दही, मक्खन, पनीर, तो ये कई आय के आपके साधन बन जाएंगे। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम लोगों को जैविक खेती की ओर जाना, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब जैविक पे जाएंगे तो कई तरह के आय के स्रोत किसान के अपने आप पैदा हो जाएंगे। ऐसा सुना है कि कुछ साल पहले आप चक्राता गए थे, वहाँ एक कुल्हाड़ गांव है, आपने श्री रतन सिंह राव जी के सेब का बगीचा वहाँ पे देखा था। आपने भी वहीं से प्रेरणा ली, सेब का बगीचा लगाना है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि मैं बुल्हाड़ कई सालों से जा रहा हूँ और रतन सिंह जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और उनके फादर के समय से वो सेब की बागवानी करते हैं। उन्हीं की जो है बागवानी को देख के हमारे मन में भी आया कि हम जो ये हिमाचल के जो पेड़ हैं, हालांकि नीदरलैंड में जो हाई रूट स्टॉक के लिए तो मैं बाहर मैंने अध्ययन किया, वहां से जाने के बाद में इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हम लोग यहाँ पे प्रदेश में भी लागू करवाई। जो हमारे ये जो आप देख रहे होंगे जो सीडलिंग पे जो प्लांट है वो रतन सिंह जी के यहीं से देख करके हमको प्रेरणा मिली। और रतन सिंह जी ने जो वहाँ पे काम किया है पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र है, चक्रौता, उनका बुल्हाड़ जो गांव है, वो भी अपने आप में एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है सारे युवाओं के लिए। क्योंकि जब हम लोग कुमाऊं से यहाँ जाने के बाद उनके बगीचे को देखने के बाद और हमने निर्णय लिया कि हमको भी बगीचा लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जलवायु सब जगह की तकरीबन सेम है, 5000 फुट से ऊपर की। तो रतन सिंह जी वाकई हमारे इस बागवानी में एक हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, हमारे लिए एक आदर्श एक प्रेरणा स्रोत है।